नज़ीर, यमन की जानब से इसराइल के बड़े टारगेट्स को निशाना बनाया गया है, जबकि यूरोपीय काफी ममालिक जो हैं वो इसराइल के साथ जो इंपोर्ट्स हैं उसके ऊपर बैन लगा रहे हैं। अमेरिका का प्रेशर काफी ज्यादा है इन यूरोपीय मुल्कों के ऊपर कि इसराइल के साथ ये इकदाम ना किए जाएं, लेकिन यूरोपीय मुल्क जो है वो इस प्रेशर और धमकियों के बावजूद जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। 5 जो वेस्टर्न बड़ी पावर्स हैं उन्होंने जो इसराइल का ऑक्यूपेशन प्लान है गाजा सिटी का उसको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इसको मुकम्मल तौर पर जो है वो सपोर्ट कर रही है। और ट्रंप ने कुछ देर पहले यह भी कहा है कि वो फलस्तीनियों को सोमालीलैंड और दीगर मुल्कों के साथ बात कर रहा है कि वहां पर जब उनको डिस्प्लेस किया जाएगा। उधर हिजबुल्लाह और लेबनान स्टेट जब उनका खूब पेचा पड़ा हुआ है और बड़ा नाजुक मरहला है, बड़ा फाइनल स्टेज है वहां की। तो हिजबुल्लाह ने कहा है कि हथियार का सरेंडर करना ऐसे ही है जैसे लेबनान को इजराइल के हवाले कर देना, तो ये कभी भी नहीं होगा। तो वहां पर लेबनानी स्टेट जो है वो अमेरिकी प्रेशर में आगे इकदाम बढ़ाती चली जा रही है और हिजबुल्लाह तो की सूरत इसके लिए तैयार नहीं है। और ना ही ये बात लॉजिकल है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब इजराइल हमले कर रहा है ऐसे में हथियार डाले जाएं। तो लेबनान स्टेट जब बड़े डेंजरस रोड के ऊपर मामलात को डाल चुकी है और अरब लीडरशिप जो है वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है इजराइल को रोकने में। तो ताजा तरीन सूरत हाल क्या है, गजा में क्या हो रहा है और इजराइल गजा के बाहर अपनी फौज जो जमा कर रहा है और रियल एंड गेम क्या है यहां पर। रियल एंड देखें, एक ना एक दिन तो यह खत्म होना है, ये क़यामत तो चलने वाला नहीं है, एक ना एक दिन तो खत्म होना है। तो यहां पर रियल एंड गेम क्या है वो भी आपके सामने रखेंगे। नज़ीर, यमन की जानिब से मुसलसल हमले जारी हैं और अभी उन्होंने ड्रोन्स अटैक्स किए हैं बेन गोरियन एयरपोर्ट के ऊपर, बियर अल शिबा के ऊपर और अशकलान के ऊपर। ठीक है, ये 3 बड़े टारगेट्स हैं जिनको यमन की जानिब से निशाना बनाया गया है। एवरीडे यमन जो है वो अटैक कर रहा है और रोजाना वहां पर घंटियां बजती हैं और रोजाना इजरायली सेटलर्स को यहां पर याद दहानी होती है और इजरायली सेटलर्स की जो माइग्रेशन है वो जारी है साइप्रस में, ग्रीस में। इसलिए आप देखें ग्रीस में बड़े मुजाहरे हो रहे हैं क्योंकि ये काफी बड़ी तादाद में उधर जब वो माइग्रेट कर रहे हैं। तो यमन हमले जारी रखे हुए। इसी दरमियान जब वो हिजबुल्लाह के हवाले से अगर हम बात करें तो वो बड़ा ही डेंजरस है, यानी हिजबुल्लाह एक बड़ी ताकत है और लेबनानी स्टेट आमने सामने आ गए। स्टेट वर्सेस हिजबुल्लाह, इससे कोई डेंजरस बात हो नहीं सकती। और कल उन्होंने कहा कि ये ताइफ एग्रीमेंट टूट जाएगा, यानी सिविल वॉर का मामला जब उधर चला जाएगा, तो इससे ज्यादा डेंजरस बात हो नहीं सकती है। तो अब आप देखिए, अभी जो थोड़ी देर पहले हिजबुल्लाह ने स्टेटमेंट जारी की है कि डिसआर्मिंग हिजबुल्लाह सुसाइड इंडेंजर्स लेबनान सोवरेनिटी। ये तो एक सुसाइड के मुतरादिफ है कि हम डिसआर्म हो जाएं। और अगेन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये एक सुसाइड से कम नहीं होगा। सीरिया जो इजराइल को दोस्त 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 कर रहा है उसको भी उन्होंने नहीं बख्शा और फलस्तीन के साथ इजराइल क्या कर रहा है वो रहम खाएगा लेबनान के ऊपर। और हिजबुल्लाह ने जन्म ही तब लिया था जब लेबनान कब्जा हो चुका था। हिजबुल्लाह नहीं, वो कहते हैं हिजबुल्लाह की वजह से इजराइल हमला करता है। हिजबुल्लाह जो है वो बनी ही तब थी जब लेबनान ऑक्युपाइड था, तो ऑक्युपेशन में हिजबुल्लाह ने जन्म लिया है। तो इसलिए जब हिजबुल्लाह ने ही लेबनान को आजाद करवाया, ठीक है ना, हिजबुल्लाह ने लेबनान को आजाद करवाया, वगैरह ये जो पूरा साउथ है ये इजराइल ले चुका था और उसका वहां से विड्रॉ करने का कोई इरादा नहीं रहता अगर हिजबुल्लाह ना होती। लेबनीज आर्मी और लेबनीज गवर्नमेंट तो फेल हो चुके थे। द प्रेजेंस ऑफ द रेजिस्टेंस इज ट्रूली व्हाट डिस्टर्ब देम। इजराइल और अमेरिका को सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की है, रेजिस्टेंस जो कि यहां पर मौजूद है, तो इसकी प्रेजेंस ही उनके लिए सबसे ज्यादा तकलीफ का मामला है। और वो इंटरनल जो स्टेबिलिटी है लेबनान की उसको तबाह करना चाहते हैं। और हिजबुल्लाह ने बताया कि पिछले 24 घंटों में जब से लेबनान स्टेट ने अप्रूव किया है तो मिडिल ईस्ट के और बाकी बहुत सारे डिप्लोमेट्स जो हैं, बहुत सारे मुल्क, वो अंडर अमेरिकन प्रेशर लेबनान के प्रेसिडेंट को फोन कर रहे हैं और उसको मुबारकबाद दे रहे हैं कि आपने क्या जबरदस्त काम किया। उसको जब मुबारकबाद पेश की जा रही है कि वाह वाह आपने क्या, और उधर पीछे अमेरिका जो फोन करवा रहा है। द स्टेट जो है हिजबुल्लाह ने कहा उसकी जो अपनी कैपेबिलिटी है उसके साथ वो दिफा नहीं कर सकती, वो इजराइल का सामना नहीं कर सकती। और रेजिस्टेंस के जो वेपन्स हैं इन्होंने लेबनान को प्रोटेक्ट किया है 1982 से लेकर 2025 तक। 82 में हिजबुल्लाह का जन्म होता है, तो और उस वक्त अमेरिका और फ्रांस इनकी फौजें भी यहां पर मौजूद थी। तो 82 से लेकर 2025 तक लेबनीज आर्मी ने लेबनान का दिफा नहीं किया, हिजबुल्लाह ने दिफा किया और बहुत कुर्बानियां दी है। लिबरेटेड एंड ट्रायम्फ्ड, आजाद करवाया है, क्रिएटेड अ बैलेंस ऑफ डेटरनेस। ठीक है ना, सीरिया में घुसे चले जाते हैं तो यहां बैलेंस ऑफ डेटरनेस जब हिजबुल्लाह ने कायम किया। एंड ब्रॉट डाउन द एनिमीज एक्सपेंशनिस्ट प्रोजेक्ट, और जो इसराइल का टुवर्ड्स लेबनान एक एक्सपेंशनिस्ट प्रोजेक्ट था उसको रोका। हैंडिंग ओवर वेपन इज हैंडिंग ओवर आवर ऑनर। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हथियार डालना तो अपने ऑनर को उनके कदमों में रखना है, तो ये हम कभी नहीं होने देंगे। और ये मामला नाज़रीन इसलिए डेंजरस है कि लेबनी स्टेट भी पीछे नहीं हटेगी, लेबनी स्टेट पीछे नहीं हटेगी क्योंकि पीछे अमेरिका खड़ा है, उसका प्रेशर है। और फिर एक ज़ाहिर के जो मिडिल ईस्ट के मालिक सपोर्ट कर रहे हैं तो उनकी एक आइडियोलॉजी है कि जैसे मिस्र ने जाकर डील कर ली इसराइल से, अभी कल उन्होंने $35 बिलियन की है, तो उनकी एक आइडियोलॉजी है कि भाई इसराइल से लड़ना नहीं है, इसराइल के साथ चलना है और इसराइल जितना दे बस उतने पर राजी हो जाओ। ये उनकी एक आइडियोलॉजी है, पीस थ्रू सरेंडर उनकी आइडियोलॉजी। तो एक वो आइडियोलॉजी, ऊपर से अमेरिकी प्रेशर, इसलिए लेबनान स्टेट भी पीछे नहीं हटेगी और हिजबुल्लाह
तो क्या पीछे हटेगी? इसलिए यह मामला हम देख रहे हैं कि कई महीनों के बाद उस बॉइलिंग पॉइंट पर आ गया है जब हिजबुल्लाह खुलकर लेबनान स्टेट के खिलाफ आ चुकी है, लेबनान स्टेट खुलकर हिजबुल्लाह के खिलाफ आ चुकी है। तो काफी डेंजरस टाइम लेबनान के लिए। अच्छा, इसी दरमियान गजा में क्या हो रहा है और इसराइल का एंड गेम वहां पर जब क्या है, इसराइल ने गजा सिटी, जो गजा के अंदर, गजा पट्टी के अंदर एक गजा सिटी है, तो वहां पर इन्होंने पहले कब्जे का प्लान वहां पर बनाया है, तो वहां से इवैक्यूएशन ऑर्डर्स इन्होंने दिए हैं। लेकिन आगे से फलस्तीनी क्या कह रहे हैं? आई विल डाई हियर, पैलेस्टीनियंस रिफ्यूज इजरायली टेक ओवर ऑफ गाजा सिटी। वो कह रहे हैं हम यहां से जब वो कहां जाएंगे तो हम यहीं पर फिर मर जाएंगे और यहां से जब वो लीव नहीं करेंगे। और एमनेस्टी इंटरनेशनल ये कह रही है कि नए अग्रेशन से मुराद ये है कि अभी बदतर आना है। इजराइल्स प्लान फॉर गाजा मीन वर्स्ट इज येट टू कम। यानी हम तो ये समझ रहे थे कि इतनी बड़ी जेनोसाइड, इतना बड़ा जुल्म, इतनी बड़ी बर्बरियत, सफाकियत, बेरहमी ऑलरेडी हो चुकी है। तो एक नया प्लान, इसका मतलब अभी इससे भी कुछ मजीद बदतर होना है। और रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप जो है वो मुकम्मल तौर पर इस प्लान को सपोर्ट करता है और ये ट्रंप ही का प्लान है जिसको इसराइल एग्जीक्यूट कर रहा है। इसराइल अपीयरिंग टू बी फॉलोइंग प्लान लेड आउट बाय ट्रंप। ये ट्रंप ही का प्लान है जिसको ये आगे बढ़ा रहा है इसराइल। और कल से जब से अनाउंस किया है इसराइल ने कि हम ये करने जा रहे हैं, मेड पब्लिक, खुलकर आकर कहा है, देयर हैज बीन नो फॉर्मल और क्लियर रिस्पॉन्स फ्रॉम द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। सारी दुनिया की गवर्नमेंट्स बता रही हैं कि हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ट्रंप इंतजामिया ने अभी तक इस पर अपना मौका भी नहीं दिया कि वो इसको सपोर्ट करते हैं या इसके खिलाफ हैं। बिल्कुल चुप साध के बैठे हुए हैं। वो मुकम्मल इस बात को जब सपोर्ट करते हैं और सिस्टमैटिक तरीके से मीडिया के सवालों के बस जवाब दिए जाते हैं। ट्रंप ने कुछ देर पहले ये कहा है कि वो सोमालीलैंड से, सोमालिया से, बाकी मुल्कों से बात कर रहे हैं वहां पर फलस्तीनियों को भेजने के लिए। और सोमालीलैंड में क्या ग्रेट गेम जारी है वो हम आपको बता चुके हैं। ट्रंप कह रहा है कि हम फलस्तीन वहां भेज रहे हैं और इधर जो है वो मुस्लिम ममालिक जो है वो नोबेल पीस प्राइज के लिए ट्रंप को नॉमिनेट कर रहे हैं। अभी ये अजरबैजान वगैरह इन लोगों ने भी कर दिया है। और दिलचस्प बात यह कि मुस्लिम ममालिक सबसे ज्यादा नॉमिनेट कर रहे हैं ट्रंप को। तो आप अंदाजा कर लें हम किस बेरहम दुनिया में रहते हैं कि the person who is participating and supporting active genocide, the first live genocide of the human history, जो इसमें हिस्सेदार है वो नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद हो रहा है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि नैरेटिव्स किस तरह से बनाए जाते हैं, कैसे खेल खेले जाते हैं और हिस्ट्री जो हमने पढ़ी है वो कितनी डिस्टॉर्टेड होगी कि आज यहां पर इतना आंखों में धूल झोंका जा रहा है। द एक्टिव पार्टिसिपेंट्स ऑफ द जेनोसाइड नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद किया जा रहा है। ठीक है, तो ये 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा जोक ये है कि ट्रंप जब वो कोई पीस मेकर है तो उसने मेरा लेकर अपना लिबादा ओढ़ रखा है, लेकिन हर जगह पर उसके अपने मफादात हैं। या आर्मीनिया, अजरबैजान में उसके अपने मफादात हैं अमेरिका के, ईरान को कॉर्नर करने के लिए, क्योंकि अजरबैजान और आर्मीनिया और यहां पर जो ट्रेड है अजरबैजान की वो होती है थ्रू ईरान। तो ईरान को काफी एडवांटेज जब यहां पर हासिल है तो वो इस तरह से खत्म हो जाएगा। तो वहां पर भी एक ग्रेट गेम है, ठीक है ना, अगेंस्ट ईरान बहुत सारे मामला है। तो ट्रंप साहब जो है वो कह रहे हैं हम तो फलस्तीन को वहां भेजेंगे और अरब जो है वो कह रहे हैं नहीं, ट्रंप साहब तो मसीहा हैं। जब ट्रंप यहां पर आया था तो इन्होंने कहा कि ट्रंप मसीहा है अमन का, तो ये अमन जो है वहां पर हो रहा है। अब दो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स मैं अल जजीरा के आपके सामने रखने जा रहा हूं इस एंड गेम को समझने के लिए। एंड गेम क्या है? अंडर द कारपेट क्या चीज छुपी हुई है? बहुत सारी चीजें तो हमारे सामने है ना, लेकिन बिल्कुल आखिरी कोर अंडर द कारपेट चीज क्या है? नेतन्याहू यूजिंग मिलिट्री फॉर पॉलिटिकल एंड। और वो लिखते हैं कि कोई मिलिट्री लॉजिक समझ नहीं आती कि आप फौज भेजते हैं किसी को ढेर करने के लिए तो यहां पर हमास ढेर नहीं होने वाली है। तो मिलिट्री लॉजिक यहां पर समझ नहीं आती कि इजराइल का प्लान गजा सिटी को ऑक्युपाई करने का, वो जो ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, वो जो ऑलरेडी इजराइल उसको कंट्रोल करता है, तो फिर उसको मजीद ऑक्युपाई करने का मतलब क्या है? मिलिट्री लॉजिक समझ नहीं आती। फिर उनकी फौज इसके खिलाफ है और उनके फौजी जो है वो टायर्ड हैं और फौज ये एस्टिमेट करती है कि उनके पास इनफ रिसोर्सेज भी अवेलेबल नहीं है और ये हॉस्टेजेस को भी खतरे में डाल देगा। तो मिलिट्री लॉजिक से ये बात समझ नहीं आती कि मिलिट्री को वहां पर क्यों भेजा जा रहा है। तो असल चीज ये है कि गजा को टू मेक इवन मोर अनलिवेबल, गजा को और भी नाकाबिले रिहाइश बनाना है, मोर क्योटिक बनाना है। ऑलरेडी वो इतना है लेकिन इससे भी ज्यादा क्योटिक बनाना है। एंड टू डिस्प्लेस ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द टेरिटरी। ये फलस्तीनियों को मजबूर करेगा कि वो यहां, यानी गजा सिटी तो नॉर्थ में है, तो ये सबको मजबूर करेगा कि वो साउथ में जाकर रहना शुरू करें और जो ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन है वो मजीद खराब होगी। यानी जब ये गजा सिटी के लोग और बाकी जो टेंट्स लगे हुए हैं वो सारे जब साउथ में जाएंगे और बॉम्बिंग हो रही होगी और मजीद शहादतें होंगी और जो फाके हैं वो और बढ़ेंगे, तो ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन और ज्यादा खराब हो चुकी होगी आज से 1, 2, 3, 4 महीनों के बाद। और उसके बाद फिर दो चीजें होंगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब ये होगा तो उसके बाद वो आखिरी दो चीजें, दो में से एक चीज होगी, या तो गजा इतना अनइनहेबिटेबल बन जाएगा कि पैलेस्टीनियन जो है वो विल लिव इन मैसी, कि उनकी हिजरत होगी बहुत बड़ी तादाद में, ठीक है ना, यानी लाखों की तादाद में फलस्तीनी यहां से अपने वतन को छोड़कर वो
यहां से उनको निकलना पड़ेगा, यानी गजा इतना अनलिवेबल बना दिया जाएगा। या फिर दूसरी चीज होगी, ये दो एंड गेम है। देखें एक्चुअली नेतन्याहू और ट्रंप के माइंड में क्या है, तो वो तो ज़ाहिर कोई बता नहीं सकता, लेकिन इन दो में से एक चीज तो क्लियर है कि वो होगी। एक ये कि अनलिवेबल बनाना उनका मकसद है, दूसरा कोई अरब स्टेट और अननोन अरब पावर स्टेप इन, मतलब कोई अरब मुल्क जो है, अफ्रीकन अरब मुल्क भी हो सकता है, वो आएगा और वो गवर्नेंस संभालेगा फलस्तीनियों की, लेकिन वो ये कंडीशन नहीं रखेगा इजराइल के ऊपर कि कमिटमेंट टू पैलेस्टीनियन स्टेट। लाखों की तादाद में लोग मार दिए जाएंगे और उनको डिस्प्लेस कर दिया जाएगा साउथ में, और उसके बाद या तो वो वहां से निकल जाएंगे, अगर नहीं निकलते तो फिर कोई अरब मुल्क जब वो यहां पर आएगा और उसके हवाले कर दिया जाएगा वो एरिया, और लेकिन उसमें कमिटमेंट नहीं होगी कि फलस्तीनी रियासत है। दैट्स नेतन्याहू's लॉन्ग टर्म गेम है। तो मेरे ख्याल से ये जो अल जज़ीरा ने आज रिपोर्ट आया कि ये बड़ी एक्यूरेट है और बड़ी क्लोज टू रियलिटी है, यही एक्चुअल एंड गेम जो है वो हमें यहां पर नजर आ रहा है। अच्छा, इसके अलावा एक और रिपोर्ट देखिए, नेतन्याहू's गोल इज द एनिहिलेशन ऑफ द पैलेस्टीनियन पीपल, मुकम्मल तौर पर उनका सफाया करना। और इन रियलिटी अगर देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक फ्रॉम द डे फर्स्ट यही गोल था, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां पर मारना, एथनिकली क्लींस करना फलस्तीनियों को, और फलस्तीनी जब वो कंसंट्रेशन कैंप के अंदर जब वो रहने पर मजबूर हो जाएंगे, और वेस्टर्न लीडर जो हैं वो इस चीज को सुनने के लिए और समझने के लिए तैयार नहीं है कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द टेरिबल सेकेंड हॉलोकॉस्ट। ये हॉलोकॉस्ट का दूसरा है जो हिस्सा वो हम शुरू होने जा रहे हैं, वो हम देखने जा रहे हैं। Caused by the same people whose ancestors suffered in the World War II, और ये वही कर रहे हैं जिनके अपने आबाद ने फेस किया था ऐसा जुल्म, वो खुद ऐसा कर रहे हैं। अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, नेतन्याहू में ये जुर्रत नहीं थी, would not have dared to go this far। देखें एक शख्स को मारना, अभी यहां पर जो जमाल खाशोगी हैं जर्नलिस्ट, उनको मारा गया और एमबीएस के ऊपर वो सारा मामला चला, कितना हंगामा हुआ, अरेस्ट वारंट्स अमेरिका में जारी हो गए, उसके बाद एमबीएस जो है वो अमेरिका नहीं गए। एक शख्स को मारना यहां पर कितना बड़ा मामला हो सकता है, आज के दौर में जेनोसाइड करना पॉसिबल ही नहीं है। तो नेतन्याहू में इतना नहीं है कि वो इस हद तक जा सकता था, अगर उसके पीछे कंप्रीहेंसिव सपोर्ट ना होती, अगर उसको कंप्रीहेंसिव गारंटी ना दी होती वेस्ट ने, और यहां मिडिल ईस्ट के ममालिक ने भी ये कहा होता कि भाई हम खामोश रहेंगे, या उन्होंने उनकी तरफ से कोई ऐसा होता कि भाई जो करना है, मतलब एक यह कि उनकी तरफ से जंग या मिलिट्री एस्केलेशन की कोई बात नहीं, तो नेतन्याहू कभी इस हद तक जब नहीं जा सकता था। would not go to this far in his plans for Gaza without unwavering support of the United States and of the West. His goal is the annihilation of the Palestinian people. The second नकबा, जो 48 में 7,50,000 फलस्तीनियों को डिस्प्लेस किया गया, तो अब सेकंड नकबा करने का उनका प्लान है। एथनिक क्लींजिंग ऑफ द पैलेस्टीनियंस और पैलेस्टीनियन फोर्स्ड आउट ऑफ देयर होम्स एंड कम्युनिटीज। तो ये जनाब अली, और मुकम्मल अमेरिका की सपोर्ट, इसलिए आप देखें अमेरिका की सपोर्ट, अमेरिका की जो पॉलिसी है वो सारी दुनिया के हवाले से बदल गई है। ट्रंप इंतजामिया के आने के बाद सारी दुनिया के हवाले से बदल गई है, इसराइल के हवाले से नहीं बदली है। तो ये वो ट्रंप साहब हैं जिनको नॉमिनेट किया जा रहा है नोबेल पीस प्राइज के लिए, और उनसे लोग ये उम्मीद रखते हैं कि वो तो बड़े अच्छे हैं और वो बड़ा जंग रुकवाने वाले हैं, और वो बस, और अभी अगर आप मीडिया उठाकर देखें तो उसमें आपको यही लगेगा कि ट्रंप बड़ा गुस्से में है नेतन्याहू से, वो फाकों से बड़ा उसको अच्छा नहीं लग रहा, वो तस्वीर उस तक पहुंच रही हैं। ये काइंड ऑफ मीडिया सर्कस है। ये अरब्स को नहीं पता कि ये गजा में, देखें ये अल जज़ीरा छाप रहा है ना, तो और फिर उनकी इंटेलिजेंस, तो अरब्स को नहीं पता कि एक्चुअल गेम यहां पर क्या है, तो उनको रात को नींद कैसे आती है। ट्रंप जब आया था तो ट्रंप ने कहा कि ये जो अरब लीडर के बारे में बात की, वन ऑफ द अरब लीडर सामने बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि आप कितने अच्छे हैं, आप रीजन में कैसे अमन लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मैं सोचता हूं कि आप रात में सोते कैसे होंगे। तो ये रात को सोते कैसे होंगे कि जब इनको पता है कि गजा में एक्चुअली ये हो रहा है, और ये जो वेस्टर्न लीडर्स हैं जो स्टेटमेंट जारी करते रहते हैं, इनको नहीं पता कि एक्चुअल एंड गेम यहां पर क्या है, एक्चुअली इजराइल का मकसद यहां पर क्या है। तो ये सब जो है ना एक मुकम्मल सपोर्ट और सिस्टमैटिक तरीके से हो रहा है। अभी तक वेस्ट ने कोई ऐसा मीनिंगफुल इकदाम नहीं उठाया कि जो इजराइल को उस नहज पर ले जाके वो उसको रोके, ऐसा कोई मीनिंगफुल इकदाम अभी तक सामने नहीं आया। तो मीनिंगफुल इकदाम सामने नहीं आया है, तो इसका मतलब वाज़ेह है कि वो इसको सपोर्ट ही करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक्चुअली इजराइल को जितना टाइम दिया जाएगा वो क्या कर रहा है, तो वो सिस्टमैटिक तरीके से इजराइल को टाइम देते चले जा रहे हैं। अच्छा, बर्नी सैंडर का स्टेटमेंट देखिए। बर्नी सैंडर सेज कि बाइडेन वाज रॉन्ग ऑन गाजा एंड ट्रंप इवन वर्स। ये चलो उनके लोग तो इतना खुलकर बात कर रहे हैं, ये तो कर ही नहीं सकते। उन्होंने कहा बाइडेन रॉन्ग था और ये तो उससे भी बदतरीन है ट्रंप, और ये नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद हो रहा है। आयरलैंड जो है, सल्वेनिया और बेल्जियम, ये इजराइल से इंपोर्ट्स बंद कर रहे हैं।
और इनके ऊपर अमेरिका का शदीद प्रेशर है कि ये ना करे, लेकिन इसके बावजूद ये करते चले जा रहे हैं। आयरलैंड जो है वो लेजिस्लेशन पास करने जा रहा है डिस्पाइट यूएस प्रेशर बहुत ज्यादा है, और तमाम जो इंपोर्ट्स हैं वो इसराइल से जब बंद की जाएंगी, खासकर वेस्ट बैंक में जो सेटलमेंट्स हैं वहां से जो इंपोर्ट्स आती हैं। और यूएस कांग्रेस के डजन्स ऑफ द मेंबर्स हैं, उन्होंने यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी, ये जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है ना, ये एक बहुत बड़े ज़ानिस्ट है और इनका ताल्लुक एप्स्टीन के साथ भी जोड़ा जाता है, तो उनको कहा है कि वो आयरलैंड को उस लिस्ट में शामिल करे, द कंट्रीज बायकॉटिंग इजराइल इफ ऑक्युपाइड टेरिटरीज बिल इज पास्ड बाय द आयरलैंड। तो वो धमकियां लगाई जा रही हैं, ठीक है ना। तो लेकिन इस सब के बावजूद आयरलैंड गवर्नमेंट जो है वो रिमेन्स अनडिटर्ड, वो बिल्कुल डरी नहीं है, एंड इजंट अलोन, और वो अकेली भी नहीं है। स्लोवेनिया ऐसा इकदाम उठाने जा रहा है और बेल्जियम आर लाइकली टू डू द सेम, वो भी ऐसा ही करने जा रहे हैं। और पीपल इन आयरलैंड, पीपल इन यूरोप एंड पीपल राइट अक्रॉस द वर्ल्ड फील एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली स्ट्रांगली अबाउट द जेनोसाइडल एक्टिविटी वी आर सीइंग इन गाजा, अबाउट द स्टार्विंग चिल्ड्रन, एंड वी विल यूज ऑल द टूल्स एट आवर डिस्पोजल। आयरलैंड के लोग, पूरे यूरोप के लोग, पूरी दुनिया के लोग बड़े स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स में फलस्तीन के साथ खड़े हैं और अपना पूरा जोर लगाएंगे इसराइल को रोकने में। जो बाल्टिक स्टेट्स हैं उनमें से एक स्टेट है लैटविया। लैटविया में अजब काम हुआ है, वहां पर फार राइट जो इजरायली फुटबॉल फैंस हैं वो निकल आए और काफी उन्होंने वहां पर हंगामे किए, उनकी टीम जब वहां पर हार गई। लेकिन उसके बाद वहां पर सवाल अलग उठ गए, उन्होंने कहा कि ये तो यूरोपियंस लीग है ना, तो यूरोप में इसराइल तो नहीं आता, तो इजरायली टीम यूरोपियंस लीग में कैसे शरीक हो रही है और जेनोसाइड के बावजूद शरीक हो रही है। एक्सप्लोर्स व्हाई इजरायली क्लब कंटिन्यू टू प्ले इन यूरोप डिस्पाइट फैंस चांटिंग जेनोसाइडल स्लोगन्स, और वहां पर वो फिर फैंस ने खूब स्लोगन्स भी लगाए जेनोसाइड के खिलाफ। 5 वेस्टर्न जो इत्तेहादी हैं उन्होंने इसराइल के नए गाजा ऑफेंसिव को रिजेक्ट किया। अच्छा, अब आप यहां पर नोट करें, ठीक है, इन्होंने अच्छा स्टेटमेंट जारी की है। एक तो यह कि स्टेटमेंट नफ नहीं है, दूसरा जो वो कहना ना कि गाजा सिटी के ऑक्यूपेशन को हम रिजेक्ट करते हैं, नहीं भाई, इस ऑक्यूपेशन नहीं है, दे ऑलरेडी कंट्रोल, दे ऑलरेडी ऑक्यूपाई फ्रॉम 67। मकसद मजीद अंदर जाना, मजीद टाइम बाय करना, मजीद लोगों को सिस्टमैटिकली मारना है। तो ये कोई ऑक्यूपेशन प्लान नहीं है, ये लोगों को मारने का प्लान है। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, न्यूजीलैंड और यूके ने स्टेटमेंट जारी की है, और उनकी आप लैंग्वेज चेक करें, अर्ज डिप्लोमेसी, मिन्नत अर्ज कर रहे हैं, एक अपील कर रहे हैं इसराइल से कि मेहरबानी करें। फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ द 5 कंट्रीज कंडेम इसराइल टू सीज गाजा सिटी, कंडेम कर रहे हैं। यूके उसकी जो मिलिट्री है वो सपोर्ट कर रही है, उधर से वो कंडेम कर रहे हैं, ये पता नहीं कौन सी पॉलिसी है। सबसे पहले मिडिल ईस्ट को लीड करना होगा, मिडिल ईस्ट लीड करेगा तो मामला। और 100 साइन टू एकेडमिक्स लेटर डिफेंडिंग पैलेस्टाइन एक्शन इन यूके। 350 जो एकेडमिक्स हैं अराउंड द वर्ल्ड, उन्होंने सपोर्ट किया है यूके में एक ऑर्गेनाइजेशन है पैलेस्टाइन एक्शन। इन्होंने क्या किया था कि देश में दाखिल होकर 2 वो त्यारे नकारा बना दिए थे जिनसे असला जा रहा था इसराइल को, तो उसको फिर यूके ने बैन कर दिया। तो उनके लिए भी बहुत बड़ी तहरीक चल रही है। 350 एकेडमिक्स अराउंड द वर्ल्ड वो सामने आ गए। और नेतन्याहू जर्मनी को तानो तशनी कर रहा है, कहता है कि ये जर्मनी का ये जो इकदाम है असला रोकने का, दैट इज रिवार्डिंग हमास। तो ईरान जो है उसने बैक किया है वेनेजुएला को, स्लैम्स यूएस थ्रेट्स, $50 मिलियन बाउंटी ऑन मडोरो। यानी मडोरो जिसने कोई जेनोसाइड नहीं की है, जो किसी जंग में शामिल नहीं है, जो कोई क्राइम नहीं कर रहा, उसके ऊपर बाउंटी रख दी है। और जो नेतन्याहू है जो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कर रहा है और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का वांटेड है, अरेस्ट वारंट निकले हुए, वो उनका सबसे बड़ा दोस्त है। और फिर भी ट्रंप साहब जब जंग रोकने वाले हैं, तो देखिए ना, आप वेनेजुएला पर ये इकदाम उठा रहे हैं तो आप उनको खाना जंगी में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। कोई आए और सदर के खिलाफ कोई ऐसा इकदाम कर दे तो आप तो वेनेजुएला को खाना जंगी में धकेल रहे हैं। तो मुश्किल तरीन टाइम है। और यहां मिडिल ईस्ट में देखिए इसराइल अल्टीमेटली अंजाम क्या होगा वो तो जाहिर है कि हम बहुत बार उस पर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसराइल का मजीद अंदर जाना, मजीद उसको टाइम मिलना, यानी एक एक दिन जो गुजरता है 100 लोग रोजाना 2024 में शहीद होते रहे, रोजाना 100 लोग शहीद होते रहे। तो एवरी डे जो गुजरता है कि अच्छा फलां मुल्क ये बात कर रहा है, फलां ये कर रहा है, इसराइल अब ये करने जा, तो इसराइल क्या कर रहा है, टाइम बाय कर रहा है मजीद लोगों को मारने के लिए। जहां तक इसराइल का ताल्लुक है, वो जो मर्जी कर ले, लोगों को मारकर उसकी यहां पर सिक्योरिटी नहीं निकलेगी, सिक्योरिटी उसको हासिल नहीं होगी, बल्कि वो अपनी ही कब्र खोता चला जा रहा है। और बिल्कुल ये फारिग हो जाएंगे, ये कोलैप्स होंगे और ये अपने अंजाम को पहुंचेंगे। लेकिन सवाल यह है कि जो खामोश रहे उनका क्या। तो ये ताजा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने राज रोगा करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।